हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब सेल। कि आप सब यही सोचते होंगे ना कि हमारी बॉडी बनी कैसे है। जो हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल है, जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी चीज है, सेल, वो बनी कैसे है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे टी फार्मा फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल एंड इट्स फंक्शन। तो शुरू करें। सबसे पहले, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब बिना सेल के कुछ भी नहीं। सेल सबसे छोटी चीज है, लेकिन बिना सेल के कुछ भी नहीं। सबसे छोटी लेकिन काम में सबसे बड़ी। उसके बिना ना टिश्यूज बनते हैं, ना ऑर्गन बनेगा, ना ऑर्गन सिस्टम बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसीलिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब सेल को बनने के लिए किसी और की जरूरत है ही नहीं। वो खुद से ही बनेगा, खुद से ही रेप्लिकेट करेगा, खुद ही सेल डिवाइड होगी उसके अंदर। इसीलिए उसको फंक्शनिंग यूनिट भी कहा जाता है। जो जिन्होंने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक पहले बायोलॉजिस्ट थे जिसने सेल को डिस्कवर किया, जिसने ढूंढा सेल, जिसने सेल की स्टडी करी, वो थे रॉबर्ट हुक। अब देख लेते हैं थोड़ा। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड है, क्योंकि सेल खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, उसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, खुद को बनाने के लिए, इसलिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है लाइफ का। A cell can replicate itself independently. Independently मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं है रेप्लिकेट करने के लिए, इसीलिए वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी भी कहते हैं इसको, स्टडी ऑफ सेल। देखो, दो स्टडीज होती हैं, एक साइटोलॉजी, दूसरा हिस्टोलॉजी। तो साइटोलॉजी जैसे नाम में ही है, साइटो मतलब सेल की स्टडी। हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल डिवाइड कैसे करता है, सेल में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, सेल काम कैसे करता है, कैसे वो जुड़ के एक टिश्यू बनाता है, वो सब हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। और दूसरा होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब टिश्यू, इसीलिए टिश्यू की स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया वो थे रॉबर्ट हुक। सबसे पहले बायोलॉजिस्ट, सबसे पहले इंसान जिन्होंने सेल को ढूंढा, जिन्होंने सेल के बारे में पता किया कि सेल होता क्या है, सेल की स्ट्रक्चर कैसा है, सेल डिवाइड कैसे करता है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज क्या क्या है, वो थे रॉबर्ट हुक। अब हम नेक्स्ट आ जाए तो एक होता है प्लांट सेल, दूसरा होता है एनिमल सेल। इनमें एक मेजर डिफरेंस है क्या? प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। उसमें सिर्फ बाहर का जो वो होता है, ये सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, बट जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, नो सेल वॉल। ये एक मेजर डिफरेंस है इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फिर हम नेक्स्ट पे आ जाए तो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में पढ़ेंगे, वही सेल थ्योरी है कि वो काम उसमें डिवीजन कैसे हो रहा है, उसके सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या है, ये सब हम सेल थ्योरी में पढ़ेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल।
सबसे छोटा सेल है इन द अर्थ, ऑन द यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, वो है माइकोप्लाज्मा। इसका साइज सबसे छोटा। अब देखो, सेल सबसे छोटा हुआ खुद से, लेकिन माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, मतलब ये कोई देख ही नहीं पाएगा इसको विदाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम माइकोप्लाज्मा को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दे मे बी टू टाइप्स के होते हैं। पहला यूनिसेल्युलर, दूसरा मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब है एक, मल्टी का मतलब है मोर देन वन। तो यूनिसेल्युलर, वन सेल, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक टाइप की सेल से बनते हैं वो है यूनिसेल्युलर, और दूसरे है मल्टीसेल्युलर, जो ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बनते हैं वो है मल्टीसेल्युलर, मोर देन वन सेल। पहला यूनि, दूसरा मल्टी। ये रहा, पहला यूनिसेल्युलर सिंगल सेल, दूसरा है मल्टीसेल्युलर मोर देन वन सेल। फिर इसके बाद आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली ही है, लेकिन क्योंकि वहां डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए का फॉर्मेशन, प्रोटीन का बनना, ये सब होता है न्यूक्लियस पे। तो जो इंसान जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया वो थे रॉबर्ट ब्राउन। ये एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन द सेल। फिर इसके बाद आ जाएगा सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पे जो सेल्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, उनमें वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन नहीं होता है। मतलब वो, जैसे मान लो ये एक सेल है या फिर सेल ऑर्गेनेली है, कुछ भी है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लो या फिर न्यूक्लियस मान लो, ये किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे सेल में, विदाउट मेम्ब्रेन ही रहेंगे ये, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिनमें सारी ऑर्गेनेलीज के पास वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन होती है, जो बहुत ही अच्छे से मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड रहते हैं। इसका एग्जांपल है ह्यूमन, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। मतलब हम इंसान, हम भी यूकैरियोटिक है क्योंकि हमारे में जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनमें बहुत अच्छे से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो। तो पहला हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, स्मॉलर एंड मच सिंपलर देन यूकैरियोटिक, क्योंकि इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए ये सिंपलर होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होगी। एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। व्हाट इज बाइनरी फिजन? मान लो एक सेल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी मान लो, ये पहले डिवाइड होगा, उसके बाद ये एक अलग सेल बना लेगा, ये एक अलग, और ये एक अलग, ये होता है बाइनरी फिजन। ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में होगा। जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं ये सिर्फ उन्हीं में होगा बाइनरी फिजन, ये एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहला पॉइंट है कि ये वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके बहुत अच्छी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर वो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। और दूसरा पॉइंट है सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनमें,
जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके पास सेल वॉल होगा जो सारी ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करेगा, जो सारी ऑर्गेनेलीज को कवर करेगा, वो होता है सेल वॉल। ये हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो सेल वॉल है उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। लेकिन इसके अंदर जो एक लेयर होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका काम क्या है कि वो कंट्रोल करता है द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस का सेल्स के बाहर जाना या बाहर से सेल के अंदर आना, वो सब कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल का काम क्या हुआ? प्रोटेक्शन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम हुआ कंट्रोल करना सब्सटेंसेस को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद आया सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज किसकी बनती? सेल ऑर्गेनेलीज बनती है मैक्रोमोलिक्यूल से। जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। पहली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उनके बाहर सिर्फ एक सिंगल ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। दूसरी, डबल मेम्ब्रेन। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, लेकिन कुछ नो मेम्ब्रेन। तीन तरह की सेल ऑर्गेनेलीज होती है। एक वो जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो, दूसरी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो, और तीसरी जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होगी। ये होगी टाइप्स सेल ऑर्गेनेलीज के। अब इनके एग्जांपल क्या क्या है? विदाउट मेम्ब्रेन, जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो कौन कौन सी है? पहली, सेल वॉल, जो सबसे आउटर मोस्ट है। सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, पहली बात। इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा है राइबोसोम्स, और तीसरा साइटोस्केलेटन, जो पूरे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन। ये तीन चीजें ऐसी हैं, तीन ऑर्गेनेलीज, ये सब इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके बाद दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, वो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। और इसमें क्या क्या होता है? वैक्यूल, लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब होंगी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और एक चीज, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। जो ऑर्गेनेलीज विदाउट मेम्ब्रेन थी वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होती है। तो जो सिंगल मेम्ब्रेन है ये किस में प्रेजेंट होंगी? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। ऐसे ही डबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। लेकिन जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो ऑर्गेनेलीज विदाउट मेम्ब्रेन होती है, वो दोनों में प्रेजेंट होगी। विदाउट मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में भी होगा वो, और प्रोकैरियोट्स में भी। सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सी थी? वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड। ये किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट। जहां पे ग्रीन जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। ये भी प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। कौन कौन सी? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये हो गई सेल ऑर्गेनेलीज के टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स में आउटर होगी, सबसे बाहर होती है इन एनिमल्स। लेकिन प्लांट सेल में इसके बाहर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, वो है सेल वॉल। इसको स्टार मार्क बना लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है इन प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है
कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ले जा फैसिलिटेट करना, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मान लो ये सेल, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बाहर से चीजें अंदर आएंगी, अंदर से चीजें बाहर जाएंगी। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही फैसिलिटेट करता है। अगर कुछ चीजें बाहर से अंदर आना चाह रही है लेकिन वो सेल के लिए खराब है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने वाली है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल बन जाता है उन चीजों के लिए जो सेल के लिए अच्छी नहीं होती है, जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए वो इम्परमिएबल उन चीजों के लिए होता है, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं उनको आने देगा और अंदर से बाहर भी यही जाने देगा। ये इसका एक फंक्शन था, और ये इंटरनल मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेपरेट करके रखता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बाहर जो भी होता रहे, लेकिन ये एक बैरियर की तरह काम करेगा जो बाहर और अंदर की चीजों के बीच में रहेगा, जो उनको सेपरेट करके रहेगा, जो उनको मिक्स नहीं होने देगा। ये काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये एक्सक्रीटरी वेस्ट इंटरैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट। जो एक्सक्रीशन होता है, जो सेल में एक्सक्रीशन होगा, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। मतलब जो वेस्ट है, जो सेल का वेस्ट है, वो एक्सक्रीट भी होना है, क्योंकि अंदर रहेगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा और सेल डेड हो जाएंगी। इसीलिए ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। इंटरैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करने में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगा। इसके बाद है कि ये बनता किससे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बी लेयर की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड है उसका सब टाइप है बी लेयर, इसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको स्टार मार्क बना लेना, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनती है, वो है फॉस्फोलिपिड बी लेयर, इसकी बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट इन प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा और सबसे बाहर प्रेजेंट होगा। इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये मैंने बता दिया। इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर वाली लेयर होती है, इसके जस्ट अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इसलिए उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। और अदर सेलुलर कंपोनेंट्स को भी, क्योंकि ये बहुत हार्ड सब्सटेंसेस के से बनता है सेल वॉल, इसीलिए ये दूसरी ऑर्गेनेलीज को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। दिस सेल वॉल इज आल्सो द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। रिजिड होता है, कठोर। जो सेल वॉल है वो बहुत कठोर चीज से बनता है, कठोर होता है, इसीलिए उसका काम प्रोटेक्शन का है। स्टिफ मतलब अड़ा रहेगा। स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, इसके बाद ये है इट प्रोवाइड्स शेप। क्योंकि ये बहुत हार्ड सब्सटेंसेस से बनता है, ये रिजिड होता है, इसीलिए ये प्रोवाइड करता है शेप एंड सपोर्ट टू द सेल्स। क्योंकि ये बहुत हार्ड सब्सटेंस से बनता है, क्योंकि ये रिजिड है, रिजिड मतलब कठोर है, इसीलिए ये सपोर्ट करता है और शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है सेल की। और ये बचाता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज। अगर कोई इंजरी हो तो उससे सेल वॉल ही पूरे सेल को बचाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट है ना। पहला पॉइंट ये आउटर मोस्ट हो गया। दूसरा पॉइंट सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। तीसरा रिजिड और स्टिफ है, इसीलिए इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और चौथा ये शेप को मेंटेन करके रखता है और मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है। ये सारे काम हो गए सेल वॉल के। इसके बाद हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज होती हैं सेल में, सेल को रेप्लिकेट करने में जितनी भी एक्टिविटीज की जरूरत है वो सब न्यूक्लियस में ही होंगी। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए फॉर्मेशन,
प्रोटीन फॉर्मेशन, ये सब होता है न्यूक्लियस में। द न्यूक्लियस कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल। व्हाट इज हेरिडिटरी मटेरियल? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। हेरिडिटरी मटेरियल मतलब जो मैटरनल या फिर जो हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो आते हैं, जो कैरेक्टर्स आते हैं, वो होते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, और वही न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने बताया अभी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, और यही है हेरिडिटरी मटेरियल। इसके बाद है सेंड सिग्नल्स टू द सेल्स टू ग्रो, मैच्योर एंड डाई। सेल बना, सेल मैच्योर हुआ, डिवाइड हुआ और मर गया। ये सारे सिग्नल्स सेल को कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये सब बताता है न्यूक्लियस। क्योंकि इसके पास डीएनए, आरएनए ये सब प्रेजेंट होंगे, तो ये ज्यादा स्मार्ट बन गया, इसीलिए ये सेल को चला रहा है। ठीक है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। अब जो पहले न्यूक्लियस के पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसमें जो आउटर मोस्ट है न्यूक्लियस के बाहर, जिससे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसका काम है, सबसे मेन काम जो इसका है वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो अंदर वाला है न्यूक्लियोलस, इसमें होता है आरएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस, वो सब होता है इन न्यूक्लियोलस। जो सबसे अंदर प्रेजेंट होगा इन न्यूक्लियस वो है न्यूक्लियोलस, जिसमें आरएनए भी बनेगा, डीएनए भी बनेगा, प्रोटीन भी बनेगा। तो ये न्यूक्लियस हुआ। इसके बाद जो है द न्यूक्लियस प्रोटेक्ट्स द डीएनए एंड इट इज एन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट्स सेल स्ट्रक्चर। इंटीग्रल कंपोनेंट मतलब, क्योंकि इंटीग्रल मतलब है एक्स्ट्रा स्मार्ट, या फिर इसको बोल दो प्रेसिडेंट, टीचर, जो पूरे सेल को चला रहा है। क्यों? क्योंकि इसका इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। मैं ये लाइन बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, आरएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, या प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है। वो होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के कौन से पार्ट में? न्यूक्लियोलस में। फिर इसके बाद है डायग्राम न्यूक्लियस का। सबसे बाहर वाली लेयर न्यूक्लियर एनवेलप, जिसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद न्यूक्लियर कोर। कोर का मतलब होता है होल, छेद। इसी होल से जो चीजें हैं बाहर से अंदर आएंगी और अंदर से बाहर जाएंगी। ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस जहां डीएनए बनेगा। ये सब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्म जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब जो पड़ा रहता है चीजें, जो सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है और जो अंदर वाली है, उसके बीच का जो मैट्रिक्स है, जो वहां पे चीजें पड़ी रहती है, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें कुछ ऐसा इसका कुछ फंक्शन नहीं है ऐसा पर्टिकुलर, लेकिन ये पार्ट है न्यूक्लियस का। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बनता है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसी फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है, क्योंकि अब हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। खाना खाने से एनर्जी मिलती है, उसका फॉर्म है एटीपी। ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल as they produce energy rich molecules for the cell। energy rich मतलब ATP। नेक्स्ट है द माइटोकॉन्ड्रियल genome is the inherited maternally, मतलब
जो माइटोकॉन्ड्रियल का जेनोम है, मतलब वहां से जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का हेरिडिटरी पार्ट है, वो हमें अपनी मम्मी से मिलेगा। समझ रहे हो? मैटरनली मतलब अपने मदर से मिलेगा। मैटरनली फ्रॉम मदर। मैटरनली का मतलब है फ्रॉम मदर। इसके बाद नेक्स्ट है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। मैंने बताया था यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, सिर्फ सॉसेज शेप होता है इसका। सॉसेज शेप ऐसा कुछ। यह है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। ऑर्गेनली फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। जैसा मैंने बताया था कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा इन यूकैरियोटिक सेल्स। इसका डायग्राम ये है, सॉसेज शेप। देखा ही होगा आपने, बहुत सारे जो बाहर के चैनल्स हैं इंडिया के बाहर के, उसमें कुछ ऐसी चीज होती है, ये होता है। अच्छा, हॉट डॉग बन, वो भी इसी तरह का होता है ना, ये बस वही शेप है। इसमें प्रेजेंट होंगे राइबोसोम, एटीपी सिंथेस क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल है, डीएनए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टीज प्रेजेंट होती हैं। ये जो क्रिस्टी है, ये जो फोल्ड्स है, इनको क्रिस्टी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है इसमें, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेन्यूल्स है ये, और मैट्रिक्स मतलब बीच वाला जो सामान है जो बिखरा पड़ा है वो है मैट्रिक्स। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम आएंगे राइबोसोम पे।